पिछले साल के बल्कि इस साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक औसा भाई एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोल हुआ। 5 किस्म के लोग होते हैं, आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ज़्यादा गवर्नमेंट, हमारे 4-5 चीफ मिनिस्टर थे वहाँ जो अक्सर आपस में बात कर रहे थे वहाँ जाके, लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हैं यूजुअली सम प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स। सो देयर इज़ एक गवर्नमेंट की कैटेगरी होती है, एक वो जो कॉरपोरेट सेक्टर वाले होते हैं, एक एनजीओज हैं, बड़ी तादाद में मीडिया होते हैं, और तो जर्नलिस्ट, मीडिया, एनजीओज, ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। तो ये पांचों को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कमरों में बिठा के उनसे ये सवाल किया गया कि अगले 10 साल का दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तो मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूँ कि आप सोचें अपने दिमाग में कि अगले 10 साल में दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। जब नतीजे आए तो पांचों कैटेगरीज ने नंबर 1 चैलेंज लिखा फेक न्यूज। वो क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एनर्जी, वॉर, वो सब तो चौथे, पांचवें, छठे मुकाम पे था, लेकिन हर आदमी ने ये कहा कि सबसे बड़ा मरहला जो दुनिया का है वो फेक न्यूज़। तो उस वजह से आप लोगों की जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जब पढ़ते हैं आप लोगों को तो इस एतमाद से पढ़ते हैं कि जो आपने लिखा वो सही लिखा हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर ये छपा हुआ हो, अगर कोई बात अखबार में छपी हुई हो तो वो मुस्तनद है, वो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन आपने कहीं और पढ़ लिया, कोई यूट्यूब पे देख लिया या विकिपीडिया पे पढ़ लिया, तो आप मेरे एग्ज़ाम में या मेरे पेपर में हरगिज़ ना लिखें उसको। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, और हर महीना, हर दिन, हर हफ्ते वो जिम्मेदारी बढ़ती जा रही। इसी जिम्मेदारी की वजह से आप लोग हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और उस वजह से हमने ये अवार्ड एक ऐसे शख्स के नाम, जिसने इस बात की कोशिश हमेशा की। मेरे खुद वो एडिटर रहे कई साल, और मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि हर कॉलम वो इतनी गहराई से पढ़ते थे, लाइन बाय लाइन, और ये पूछते थे कि ये जो आपने तीसरे जुमले में लिखा है ये कहाँ से लिखा है, ये क्यों लिख दिया, और फिर उसको करेक्ट करवाते थे। एक वो उन दिनों 22-23 कॉलम हुआ करते थे, लेकिन वो हर बार, हर वक्त, हर हफ्ते तो मुझे बहुत, मैं उनका इतना ममनून हूँ नसीम आरिफी साहब का, और इस वजह से ये इन अवार्ड्स की अहमियत और बढ़ जाती है। हमने किया यूँ कि इन अवार्ड्स को एक आप जैसे लोगों के सामने रखने के लिए हमने पूरी कोशिश ये की है कि ये अवार्ड ऐसे हों जो बिल्कुल अबव बोर्ड हो, जिसका प्रोसीजर बड़ा साफ़ सुथरा हो लेकिन बड़ा प्रोफेशनल हो। तो हमारे यहाँ 13 जर्नलिस्ट हैं, बहुत उम्दा, बड़े क्रेडिबल, बड़े माहिर, जिन्होंने इस जूरी का हिस्सा बनने के लिए हमारी हामी भरी, जिन्होंने सारे नॉमिनेशंस पढ़े और उनको नंबर दिए, एक शॉर्टलिस्ट बनाई, उसके बाद फिर वो जो 4 सेलेक्ट हुए, तो उन चारों के लिए ये बात मैं दोबारा कह दूं कि आप बड़े सख्त इम्तिहान से आए हैं, सो यू डिज़र्व अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, जैसे ऑस्कर में होता है कि 5 शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनमें से एक को देते हैं, लेकिन वो 4 भी उतने ही अहम होते हैं। तो जो शॉर्टलिस्ट हुए, तो मैं वो जो तवील लिस्ट है वो ज़रूर आपको मैं भेज सकता हूँ, हम भेज सकते हैं आपको, लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट थी उसमें सबसे पहला नाम रोहिणी सिंह का है। रोहिणी सिंह दिल्ली से हैं, अब्दुल मुखीद साहब हैं दिल्ली के, अलीमुद्दीन साहब हैदराबाद के, बिलाल अहमद कश्मीर के, इकबाल खोकर भी कश्मीर के, यमीन अंसारी दिल्ली के, फजल बेग हैदराबाद, रईसुर रहीम हैदराबाद, खुतबुद्दीन शाहिद महाराष्ट्र, सबूर अली साहब लखनऊ के, और बीबी आसिया कर्नाटका की। ये 11 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें से फिर हमने 4 सेलेक्ट किए।
हर जूरी मेंबर ने इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमने ये किया कि इनसे ये इल्तिजा की कि पिछले साल जो इन लोगों ने लिखा उसको मार्क करें, क्योंकि वो एनुअल अवार्ड, वो इस साल के काम के लिए अवार्ड दिया गया। तो पिछले साल के इन सब लोगों ने अपने अपने कॉलम्स सबमिट किए या फिल्म सबमिट किए या ब्लॉग और सोशल मीडिया, और उन सबको हमने जोड़ के उनके नंबर दे के फिर सारों की का मशवरा लेके दैट विच केम आउट वो हमने चुना औसाफ भाई की चेयरमैनशिप में। तो हमने कोशिश ये की कि प्रोसीजर ऐसा हो जो बड़ा साफ सुथरा हो और हर तरफ से उसके हर शोबे से के माहिर उसमें हिस्सा लें, और यही हम चाह रहे हैं कि आगे भी हो। जैसे बशारत भाई ने कहा, हम चाहेंगे कि और अवार्ड्स दे सकें, मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दे सकें। अभी हमने सब कैटेगरी एक में कर दी है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, वोकल, वीडियो, ऑल ऑफ दैट इनटू वन। चाहेंगे कि ज़्यादा हो, लेकिन अभी जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम ये 4 कर पाएँ, 2 हैदराबाद या तेलंगाना के और 2 बाकी मुल्क के। और एक जो अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसका थोड़ा प्रोसीजर मुख्तलिफ रहा। उसमें हमने आप सब लोगों से, आप सब जो नामी गिरामी लोग हैं उन सब से कहा कि आप रिकमेंड करें। ज्यूरी से ख़ास तौर पे कहा कि आप ऐसे लोगों के नाम बताएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी उर्दू सहाफ़त के लिए। और मैं वो नाम नहीं बता सकता, लेकिन इस ऑडियंस में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके नाम उसमें थे, और हमने उन सब नामों को बहुत गौर से देखा। और उसके बाद फिर मासूम मुरादाबादी साहब, जिनके बारे में शायद हर आदमी जानता है। पिछले साल हमने कुर्बान अली साहब को दिया था, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से ऐसे लोगों को हम रिकग्नाइज़ करें जिन्होंने उर्दू की खिदमत, उर्दू सहाफ़त की खिदमत 30, 40, 50 साल तक की। तो ये रहा अवार्ड्स का बैकग्राउंड। और मैं आप सब लोगों से फिर गुजारिश करूं कि आप लोग इन अवार्ड्स के बारे में कहें, लोगों से लिखें, एनकरेज करें और लोगों को कि वो भी सबमिट करें। देखिए, हमको एक जो खामी लगी, और ये शिकायत मेरी आप सब लोगों से है, और ख़ुसूसन वो जो नौजवान बैठे हैं, शिकायत ये है कि कई सारे नॉमिनेशंस जो शायद बहुत अच्छे नॉमिनेशन थे, हमको रिजेक्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो बड़ी गैर जिम्मेदारी से नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया। अगर आपने नॉमिनेशन फॉर्म ही केयरलेसली किया तो हम फिर आगे उसको कैसे पाएंगे। आप यकीनन आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन अगर आपका फॉर्म ही गलत है तो आपको हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमने बार बार कहा ये कि आप ये बताएं कि आपने क्या लिखा है, क्यों आपको मिलना चाहिए अवार्ड। अगर आपने वो संजीदगी से नहीं किया तो उस वजह से कुछ बहुत अच्छे नॉमिनेशंस को हमें रिजेक्ट करना पड़ा। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों की सरपरस्ती में थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाएं और लोग ये सबमिट करते वक्त। अब हम इस प्रोग्राम की जो एक हाईलाइट है, इस प्रोग्राम के 7-8 हाईलाइट हैं, जिसमें से एक रेड्डी साहब का खिताब है। मैं पहला जो हाईलाइट है वो शुरू करूं, और वो है द फर्स्ट अवार्ड्स। द फर्स्ट अवार्ड्स आर awards for the annual journals. Okay, yeah. So we have release करते हैं मॉडल, फिर वो फैन स्टेशन शाम को we will go to the awards in a little time. एक फरीज़ा जो है वो ये कि हम अपने मेहमानों का इस्तेमाल करें। लफ्ज़ी तौर पे तो आई हैव डन, बट अब शॉल से करें। तो